पर समझते हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं हमने क्या बोला था कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखा, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखा जो किसी बिंदु पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह रेखाएं होती हैं जो एकांक धनावेश के गति की दिशा को प्रदर्शित करती हैं या गति के पथ को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हैं। हमने क्या बताया था कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती है ये मात्र एक काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है। ये वैद्युत बल रेखा जो है काल्पनिक रेखा है। वास्तव में कोई ऐसी रेखा किसी आवेश से निकलती नहीं है। किसी भी आवेश से वास्तव में कोई ऐसी रेखा निकलती नहीं है। ये काल्पनिक रेखा है। मात्र इसको हम वैद्युत क्षेत्र को समझने के लिए उपयोग करते हैं। किसके लिए उपयोग करते हैं? वैद्युत क्षेत्र समझने के लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने के लिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को समझने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं यह बताती हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश किस डायरेक्शन में गतिमान है या उनका रास्ता क्या है, गति का रास्ता क्या है, ठीक है ना, तो इनको प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। दूसरी बात हमने ये बताई थी कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं इनमें वैद्युत बल रेखाओं के गुण, अच्छा एक बात और बताई थी कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समीप होंगी तो जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक मानी जाती है, और जब वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर होती हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मानी जाती है? कम मानी जाती है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम आपको ये से एक लाइन खींच दें, ऐसे लाइन खींच दें और यहाँ पर ई लिख दें तो इंटेंसिटी हो गया, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, और यहाँ पर तीव्रता क्या होगी? इंटेंसिटी E1 हो गया। और यहाँ पर एक ऐसा कर दिया हमने, एक ऐसे वैद्युत बल रेखा खींच दिया, ठीक है, यहाँ पर इंटेंसिटी जो है E2 है। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, ठीक है, तीव्रता E2 है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो E1 इज ग्रेटर देन E2, ठीक है, E1 इज ग्रेटर देन E2। यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास हैं तो इनकी तीव्रता क्या होगी? अधिक होगी। यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर है तो इनकी तीव्रता क्या होगी? कम होगी। इतनी बात समझ में आ रही है? सबको बात समझ में आ रही है? अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती हैं। अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती हैं, तो इनके प्रत्येक बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पर बात की जाए, इस बिंदु पर, 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 तो सभी बिंदुओं पर क्या होगी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? समान होगी। अगर यही वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे वैद्युत बल रेखाएं समांतर ना हो, उस स्थिति में क्या होगा कि इनमें प्रत्येक बिंदुओं पर तीव्रता क्या होगी? समान नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर तीव्रता क्या होगी? अधिक होगी। यहाँ पर तीव्रता कम होगी, यहाँ पर और कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होंगी तो तीव्रताएं अलग अलग होंगी, और वैद्युत बल रेखाएं अगर एक दूसरे के समांतर है तो इन पर तीव्रता क्या होगी? समान होगी। इस क्षेत्र में कहीं भी कोई बिंदु लेंगे तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? समान होगी, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। ये काल्पनिक रेखा है, वास्तव में कोई ऐसी रेखा निकलती नहीं है। इसको क्या करते हैं हम? जस्ट मात्र गणना के लिए उपयोग करते हैं। किसके लिए? वैद्युत क्षेत्र की गणना के लिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी, ये ज्ञात करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। लिख लिया जाए इतना, उसके बाद आगे बात करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं हो गई। वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा लिखिए। वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो एकांक धनावेश के, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो एकांक धनावेश के, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो एकांक धनावेश के, जो एकांक धनावेश के, हो गया जी, जो एकांक धनावेश के गति की दिशा को प्रदर्शित करती है। गति की दिशा ब्रैकेट में लिख लेंगे, या पथ को प्रदर्शित करती है। गति की दिशा या पथ को प्रदर्शित करती है। हो गया, दिशा ब्रैकेट में लिख लेंगे, या पथ को प्रदर्शित करती है, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। चेंज कर लिए? लिखिए तो लिखिए। यह काल्पनिक रेखा है, यह काल्पनिक रेखा है। इसका उपयोग वैद्युत क्षेत्र की गणना के लिए की जाती है। यह काल्पनिक रेखा है,
यह काल्पनिक रेखा है, इसका उपयोग वैद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए की जाती है। हो गया? हेडिंग है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के इसको हमने इम्पोर्टेंट टर्म बताया था आपको, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, ध्यान से समझिए। वैद्युत बल रेखाओं के गुण में अगर मैं पहली बात करूं, ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण में मैं पहली बात किया था तो हमने बोला था एकल धन आवेश हो या एकल ऋण आवेश हो। एकल धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकल करके, लंबवत निकल करके अनंत पर जाती हुई प्रतीत होती है। एकल मतलब एक ही कोई धन आवेश हो, ठीक है ना, एक ही कोई धन आवेश हो तो उससे वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं निकल करके क्या होती है, अनंत पर समाप्त हो जाती हैं। लंबवत निकलेंगी और कहाँ समाप्त होंगी, अनंत पर समाप्त होंगी। ठीक है। दूसरी बात, अगर ऋण आवेश है, एकल कोई ऋण आवेश है तो उससे वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, अनंत से आकर कहाँ मिलती है, ऋण आवेश पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना। जैसे अगर एकल धन आवेश है, मान लेते हैं कि कोई ऐसे धन आवेश है तो इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। अगर हमारे पास कोई धन आवेश है तो इससे वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलती हैं। लंबवत इससे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, निकलती है और अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती है। जैसे जैसे इनका फैलाव होगा, देखिए यहाँ पर अगर इसके समीप देखेंगे तो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समीप है, और जैसे जैसे ये फैल रही हैं वैसे वैसे इन वैद्युत बल रेखाओं की क्या हो रही है, दूर दूर हो रही है, तो तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन ये जाएंगी अनंत तक, तीव्रता बहुत सूक्ष्म हो जाएगी, नगण्य मान लेंगे हम। ठीक है ना। तो ये ऐसे निकलती है एकल धन आवेश से। अगर एकल ऋण आवेश की बात की जाए तो एकल ऋण आवेश से वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती है कि अनंत से आती हुई प्रतीत होती है, आती है अनंत से ऋण आवेश पर आकर के क्या होती है, मिलती है। अनंत से ये ऋण आवेश पर क्या हो रही है, आकर मिल रही हैं। ये कहीं अनंत से, ऐसा मानते हैं कि कहीं अनंत से आ रही हैं और ऋण आवेश पर क्या होती हैं, मिलती है। मान लेते हैं कि इससे कहीं दूर अगर ऋण आवेश के समीप कोई अगर एकांक धनावेश ले जाएंगे, क्यों नॉट, ठीक है, एकांक धनावेश अगर ऋण आवेश से कहीं दूर रखते हैं तो ये एकांक ऋण आवेश ऐसे ही नहीं इसके समीप जाएगा, और इसी के पथ को तो वैद्युत बल रेखा मानते हैं, तो इससे एक वैद्युत बल रेखा खींच सकते हैं। अगर यहाँ इधर कहीं आवेश रखे तो ये ऐसे आएगा, इसके समीप आएगा ना, तो इससे एक रेखा खींच ली है तो ये हो गया। तो यानी ऋण आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं अनंत से आती हुई प्रतीत होती हैं, और धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, निकलती हुई प्रतीत होती हैं। आ रही बात समझ में। ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं आपको ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण को बताएंगी, या फिर उनके दिशा को बताएंगी। ठीक है ना। तो ये इनके एकल आवेश के लिए हो गया। अगर क्या है कि यदि क्या है, यदि ऐसा हो जाए कि यदि हमारे पास कोई दो आवेश एक दूसरे के समीप रखे हों, ठीक है, दो आवेश एक दूसरे के समीप रखे हों, तो दो आवेश रखने की दो प्रकृति हो सकती है। एक तो समान आवेश एक दूसरे के समीप रख सकते हैं, एक तो विपरीत आवेश एक दूसरे के समीप रख सकते हैं। तो अगर हम विपरीत आवेश एक दूसरे को समीप रखते हैं तो जैसे कि मान लेते हैं कि एक प्लस आवेश है, एक धन आवेश है और एक क्या है, ऋण आवेश है। अगर ये दो आवेश एक दूसरे के समीप रखते हैं तो इनसे वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो किधर जाएंगी, ऋण आवेश की ओर जाएंगी। इनसे वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाएंगी। ठीक है। ये क्या करती हैं, एक वक्र का निर्माण करती है, किंतु बंद वक्र का निर्माण नहीं करती है, क्योंकि ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। अब ऋण आवेश के अंदर नहीं जाएंगी। ठीक है, ये यहाँ से धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश पर बस समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश पर क्या होंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो ये दूसरा पॉइंट आपका हो गया, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल करके क्या होती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ठीक, ऐसे आप डायग्राम बना सकते हैं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकली और ऋण आवेश पर क्या हो गई, समाप्त हो गई। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही है। दोनों ऋण आवेश है या दोनों धन आवेश है, तो अगर ये धन आवेश है, ये धन आवेश है, समझिएगा, दोनों धन आवेश है तो ये वैद्युत बल रेखाएं क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी। ऐसे प्रतिकर्षण के कारण वैद्युत बल रेखाएं क्या हो जाएंगी, ऐसे मुड़ जाएंगी।
ऐसे वैद्युत बल रेखाएं क्या हो जाएंगी? तो इन पर एक बिंदु मिलेगा जिस बिंदु को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक ऐसा बिंदु मिलेगा जिसको न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखनी है आपको, ध्यान से समझिए, एक बात याद रखनी है, ये न्यूट्रल पॉइंट तभी मध्य बिंदु पर मिलेगा जब दोनों आवेशों का परिमाण समान हो। दोनों आवेशों का परिमाण समान हो। परिमाण का क्या मतलब है? दोनों आवेशों पर मान समान हो इनके, ठीक है ना। आवेश की मात्राएं क्या हो? समान हो। परिमाण समान हो यानी आवेश की मात्रा दोनों पर समान हो। अब सोच रहे होंगे कि आप सर ऐसा, अगर सर परिमाण समान ना हो तो क्या होगा? तो जिसका परिमाण कम होगा, जिसका परिमाण कम होगा मतलब जिस पर आवेश की मात्रा कम होगी उसकी तरफ ये जो न्यूट्रल पॉइंट है शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कहेंगे आप कि सर इसकी स्थिति का कैसे पता लगाएंगे? सर इसकी स्थिति कैसे निकालेंगे? तो इसकी स्थिति ऐसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। अगर क्या है कि अगर मान लेते हैं कि इस पर Q1 आवेश है और इस पर क्या है? Q2 आवेश है और ये दूरी क्या है? R1 है और ये दूरी क्या है? R2 है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस क्या है? R2 है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से लिख सकते हैं कि Q1/R1 बराबर Q2/R2। अब यहाँ से जो भी गणना करनी हो, एक की वैल्यू दिया न्यूट्रल पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है तो दूसरे से गणना कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से कि किधर कितनी दूर, पहले वाली वस्तु से या दूसरे वाले आवेश से कितनी दूरी पर ये न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट हुआ है, ठीक है ना। ये बता सकते हैं। अगर आवेश का परिमाण मतलब आवेश की मात्रा इन दोनों पर समान है तो दोनों के द्वारा समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। वैद्युत बल रेखाएं समान मात्रा में निकलेंगे, जितना इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगे उतना इससे वैद्युत बल रेखाएंगे, दोनों में प्रतिकर्षण क्या होगा? समान होगा, तो मध्य बिंदु में न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी का क्या है, किसी पर आवेश की मात्रा अधिक हो, किसी पर आवेश की मात्रा कम हो, तो जिस पर अधिक होगी तो उससे वैद्युत बल रेखाएं ज़्यादा निकलेंगी और जिस पर कम होगी उससे वैद्युत बल रेखाएं कम निकलेंगी, ठीक है। तो इनमें प्रतिकर्षण के कारण ये न्यूट्रल पॉइंट जो है कम वाले की ओर क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? कम वाले की ओर शिफ्ट हो जाएगा। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ से मिल रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं, दोनों की वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, तो बीच में एक ऐसा बिंदु मिलेगा जहाँ से कोई वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी। और जिस बिंदु पर कोई भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु कहते हैं, ठीक है। इस बिंदु से कोई भी वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? उदासीन बिंदु बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर क्या है कि अगर कोई भी ऐसा क्षेत्र हो जहाँ से कोई भी वैद्युत बल रेखा न गुजर रही हो तो वहाँ पर वह बिंदु पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का काम वैद्युत बल रेखाएं कर रही हैं। और अगर कोई वैद्युत बल रेखा किसी जगह पर नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, जहाँ पर तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, तो वैद्युत क्षेत्र न होने के कारण इस बिंदु को हम क्या मानते हैं? उदासीन बिंदु मानते हैं, ठीक है ना। तो ये उदासीन बिंदु हो जाएगा। ऐसे प्रतिकर्षित करेंगे, यहाँ पर उदासीन बिंदु बनेगा। ऐसे ही अगर ऋण आवेश होते हैं, अगर सेम टाइप के अगर ऋण आवेश हो जाए तो ऋण आवेशों के द्वारा भी प्रतिकर्षण होगा। बस यही होगा कि यहाँ पर डायरेक्शन वैद्युत बल रेखाओं की ऐसे हो जाएगी, बताइए, वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, और यहाँ पर भी वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन ऐसे है। आप चाहे तो वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं? अब यहीं पर ऋण आवेश अगर इसी को कर देते तो वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन ऐसे हो जाती है, अंदर की ओर आते हुए प्रतीत होती, लेकिन सब प्रतिकर्षित होती है। आ रही बात समझ में? तीसरा ही पॉइंट आपका ये है, तीसरा ही पॉइंट ये है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती है लचीली होती हैं। क्या होती हैं? लचीली होती हैं। ये जो होती हैं, जैसे देखिए, अगर ये वैद्युत बल रेखाएं लचीली नहीं होती तो यहाँ पर आकर्षित नहीं होती, आकर्षित नहीं होती क्योंकि ये सतह से तो लंबवत निकल रही है ना, और लंबवत ही समाप्त हो रही हैं ऋण आवेश पर। तो ये वैद्युत बल रेखाएं लचीली नहीं होती, तो ऐसे ये झुक करके ऐसे मुड़ करके आकर्षित नहीं होती, ठीक है ना। तो ये मुड़ने के गुण होते हैं इनमें, वैद्युत बल रेखाओं के मुड़ने के गुण होते हैं, यानी लचीली होती हैं। यहाँ पर देखिए प्रतिकर्षित हो रही हैं तो क्या हो रही हैं? मुड़ जा रही हैं, तो ये मुड़ने का गुण होता है इनमें, यानी वैद्युत बल रेखाओं को बोला जा सकता है कि वैद्युत बल रेखाएं लचीली होती हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट हम ऐसा बोल सकते हैं, चौथा पॉइंट हम बोल सकते हैं कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है, खींची गई स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या करती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत क्षेत्र या तीव्रता की, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की
तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दूँ तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अगर स्पर्श रेखा खींचूँ इस पर, तो यहाँ पर इंटेंसिटी की दिशा ये हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो ये तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। आ रही बात समझ में? तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट आपका कहता है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। बात समझ में आई? पाँचवा पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो पाँचवा पॉइंट ये कहता है आपका कि वैद्युत बल रेखाएँ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? अगर ये एक दूसरे को काटती, हम मान लेते हैं ऐसा कि अगर ये एक दूसरे को काटती तो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती। बताइए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक ही बिंदु पर दो दिशाएं हो जाती, जो कि संभव नहीं है। अब आप सोच रहे हैं कि संभव क्यों नहीं है? अगर बताइए कि अगर मैं किसी आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, एक ही आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं और एक ही बिंदु पर एक इधर निकल सकती है क्या वैद्युत बल रेखा? एक इधर निकल सकती है क्या? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक ही आवेश दो दिशाओं में, ध्यान से समझिएगा, महत्वपूर्ण बात है, एक ही आवेश दो दिशाओं में वैद्युत बल आरोपित नहीं कर सकता, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा नहीं हो सकती। अगर अलग अलग भिन्न आवेश होते, एक आवेश यहाँ रखा हुआ है, एक आवेश यहाँ रखा हुआ है, इसके बीच में है, तो हाँ दो दिशाओं में उत्पन्न हो सकते थे वैद्युत बल। मतलब क्या है? वैद्युत बल रेखाएं दो दिशाओं में आ सकती थी, ठीक है। मतलब वैद्युत क्षेत्र हम दो दिशाओं में उत्पन्न कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि किसी एक ही आवेश के द्वारा क्या कि दो दिशाओं में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है ना। और ऐसा संभव नहीं है, इसलिए वैद्युत बल रेखाओं को हम कह रहे हैं कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये बल रेखाएं सघन हो गई। सघन मतलब क्या है? घना हो गई, पास पास हो गई, ठीक है। अगर वैद्युत बल रेखाएं सघन है तो वहाँ पर तीव्रता क्या होती है? तीव्रता अधिक होगी, ठीक है। और अगर वैद्युत बल रेखाएं विरल हैं, अगर वैद्युत बल रेखाएं विरल है तो तीव्रता क्या होगी? तीव्रता कम होगी, ठीक है ना। सातवीं अगर मैं बात करूं तो वैद्युत बल रेखाएं अगर एक दूसरे के समांतर हैं तो प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, और अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं है तो प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भिन्न भिन्न होंगी। बात समझ में आई? ये पूरा वैद्युत बल रेखाओं के नेचर्स को आप समझ गए कि नहीं समझ गए? देखिए, वैद्युत बल रेखाओं के हम गुण को बता रहे हैं, ये प्रॉपर्टी आपको पता रहेगी, इसी प्रॉपर्टी के आधार पर हम आगे गणना करेंगे। बात समझ रहे ना? इनसे जुड़ी बातों की आगे हम गणना करेंगे। जब तक ये प्रॉपर्टी नहीं पता रहेगी हमको, तो आगे इनसे जुड़ी बातों की गणना नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर्टी ये पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, इसी के आधार पर हमें आगे क्या करनी है? गणनाएं करनी है। बोलिए, बात सबको समझ में आ गई? एक बार फटाक से समझिएगा, एक बार सीधी भाषा में समझिए तुरंत, फिर चालू हो गए तुम लोग। मैथ का क्लास बना लिए हो, हमको पता है कि कौन कौन क्या कर रहा है। रिवाइज कर रहे थे कि यदि क्या है कि एक बार देखेंगे कि यदि एकल आवेश है, एकल धन आवेश है, तो उससे वैद्युत बल रेखाएं लंबवत निकलेंगी और अनंत पर क्या होंगी? समाप्त होंगी। अगर क्या है कि एकल ऋण आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं अनंत से निकलकर लंबवत ही क्या होंगी? कि ऋण आवेश पर मिलेंगी, ठीक है। ऋण आवेश पर ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। इनके अंदर कोई भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं होती हैं, इनके अंदर क्या होती हैं? कोई वैद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अगर दो आवेश हो एक दूसरे के समीप रखे जाएं और दोनों विपरीत आवेश हो तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल करके कहाँ जाती हैं? ऋण आवेश पर मिलती है। अब ऐसा नहीं कि ऋण आवेश के अंदर से निकल करके धन आवेश की हो रहा है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अंदर कोई मतलब क्रिया नहीं होती है। इसीलिए बोला जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती है एक बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। ये बंद वक्र का निर्माण नहीं करेंगी। कुछ
कुछ स्थिति में होता है, कुछ प्रेरण द्वारा जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी उनमें कुछ स्थिति में ये अंदर से जाती हैं होकर के, वो स्पेशल पर्पज है जो जहाँ आएगा वहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। लेकिन सामान्यतः इतना याद रखना है कि वैद्युत बल रेखाएं एक बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। और अगर इसी का कंपेयर करने के लिए आ जाए कि वैद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं में, तो यही खास बात है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं, क्योंकि क्या होती है कि वो नॉर्थ सिरे से निकल कर साउथ सिरे पर प्रवेश करती है, और चुंबक के अंदर जो होता है वो साउथ से किधर होती हैं, नॉर्थ की ओर होती हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल कर ऋण आवेश पर क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ये एक बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं, ठीक है ना। तो ये वक्र का निर्माण करेंगे लेकिन क्लोज लूप का निर्माण नहीं करेंगी, ये क्लोज लूप का निर्माण नहीं करेंगे, एक बंद वक्र नहीं बनाएंगे, तो ये इससे निकल करके यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। ऐसे अगर दोनों समान आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षण के कारण कुछ इस प्रकार से डायग्राम मिलेगा। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगती हैं और प्रतिकर्षित करने से इनको मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर इनकी तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, और इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। तो ये उदासीन बिंदु मिलेगा। ऐसे ऋण आवेश के लिए भी ऐसे उदासीन बिंदु मिलेंगे। दूसरी बात क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती है इनमें मुड़ने का गुण होता है। अगर क्या है कि विपरीत आवेश है तो इनमें आकर्षण हो जाएगा, और अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के अंदर लचीला होने का गुण होता है या लचीलापन होता है, ठीक है ना। वैद्युत बल रेखाओं के अंदर क्या होता है, लचीलापन होता है। चौथा पॉइंट ये है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये इस बिंदु पर क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। और पांचवा पॉइंट ये कहता है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर क्या हो जाएगी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशा हो जाएगी, और किसी एक ही आवेश के द्वारा दो दिशा होना संभव नहीं है, ठीक है। दो दिशाओं में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो ऐसा संभव नहीं है। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो दिशाओं में रहे, एक ही बिंदु पर दो दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कार्य करे ऐसा संभव नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि अगर वैद्युत बल रेखाएं सघन है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या माना जाता है, अधिक माना जाता है, ठीक है। अगर वैद्युत बल रेखाएं विरल है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होती हैं, कम होती हैं। और अगली बात करें तो वैद्युत बल रेखाएं अगर एक दूसरे के समांतर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, प्रत्येक बिंदु पर समान होगी। और अगर वैद्युत बल रेखाएं क्या हो कि समांतर न हो तो इन प्रत्येक बिंदु पर तीव्रताएं क्या होंगी, भिन्न भिन्न होंगी। ये पूरी बात आपको समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट? पूरी वैद्युत बल रेखाओं से कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। वैद्युत बल रेखा नामक टॉपिक से कोई दिक्कत हो या वैद्युत बल रेखाओं के गुणों से कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया जाए इसको, ठीक है लिखते हैं।